तो मुझे ऐसा लगता है कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पास सीरियस मरीज आए, इवन मेडिकल डॉक्टर भी नहीं चाहते कि आईसीयू भरा रहे। तो और आप इन सब बाकी डॉक्टरों के चक्रों से अगर बचना चाहते हैं तो मेरी एक ही टिप है, अपनी डाइट आप जो खा रहे हैं, जो मुंह में ले रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान दीजिए। नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपेश प्रजापति, डेंटिस्ट सिर्फ बच्चों का, जयपुर राजस्थान से। आज अपने चैनल पे अपने पास स्पेशल गेस्ट हैं पुष्पेंद्र सिंह जी। ये एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं और लाइफस्टाइल कोच हैं। ये वीडियो आज हमने इसलिए बनाया है क्योंकि एक कोरोना की तरह एक और एपिडेमिक है जो पूरे विश्व भर में फैल रहा है, वो है बच्चों का मोटापा। आप कोई भी रिसर्च उठा के देख लीजिए, कोई भी अखबार की कटिंग उठा के देख लीजिए, सब जगह मोटापा एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। तो आज इसी टॉपिक पे हमने ये इंटरव्यू को प्लान किया है ताकि इस चैनल पे जो अभिभावक हमको सुन रहे हैं, जो बड़े बच्चे हमको सुन रहे हैं, वो समझ पाएँ कि क्यों इस तरह से मोटापा पूरे विश्व भर में, अपने हिंदुस्तान में बढ़ रहा है और इस पे कैसे निजात पाई जाए। तो मैं आज ये बात करता हूँ कि हम बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, ज़्यादातर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक अच्छे परिवार से हैं, अच्छी सोसाइटी से हैं, अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, और इन्हीं फैमिलीज़ में बच्चों में मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है। बीइंग अ पेरेंट अपन को ये लगता है कि मेरा बच्चा तो खेलता कूदता भी है, अच्छा खाना भी खाता है, फिर भी मेरे बच्चे को, हमारे बच्चों को, हमारी सोसाइटी में बच्चों को मोटापा क्यों बढ़ रहा है। तो आइए बात करते हैं इस बारे में पुष्पेंद्र सिंह जी से कि इनका एज अ एक्सपर्ट ओपिनियन इस टॉपिक पे क्या है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आपके चैनल पर। और जैसा कि आपने बात की मोटापा, सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है मोटापा। अब वो चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे एज अ पेरेंट हो। अगर अभी आप देखेंगे तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट भी मोटापे से ग्रसित है। अगर मैं बात करूं 2001 के आंकड़ों की, 2005 के आंकड़ों की, तो हालत ये थी कि 8-10 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता था जो मोटा होता था। और जैसा कि आपको और हमें भी याद है कि इतने मोटे लोग हमें देखने को नहीं मिलते थे। अगर कोई मोटा होता भी था तो हम बड़े प्राउड से बोलते थे कि भाई हम तो खाने पीने वाले खानदान से, इसलिए मोटे हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी ये जो एक प्राउड की बात थी, ये चिंता का विषय होता जा रहा है कि भाई हम मोटे क्यों हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि पहले हम प्राउड है कि हम मोटे हैं, अब है कि हम मोटे क्यों हैं। तो ये सवाल यहाँ पर आने लगा है। अब अगर मैं मोटापे की बात करूँ तो आप देखेंगे 5 में से 1 व्यक्ति मोटा है। बिल्कुल। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा ओबेसिटी, सबसे ज़्यादा ओबीस कंट्री कौन सा है, वो है यूएसए। भारत हमेशा से वेस्ट को फॉलो करता है, यूएसए को फॉलो करता है, तो मोटापे में भी भारत ने उसको फॉलो किया है। और अगर अभी आप देखोगे तो भारत के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा ओबीस स्टेट है वो है जैसे पंजाब। आप देखो, अब वहाँ पर एक और चीज़ क्या हो गई है, सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि इतना मोटापा तो बेसिक है, इतना तो होना ही चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है मोटापे की, वो है रियलाइजेशन, कि आपको रियलाइज़ हो कि वास्तव में मेरा मोटापा बढ़ रहा है या नहीं। अब क्यों बढ़ रहा है उस पर बाद में आता है। सबसे पहले रियलाइज़ कैसे करेंगे, तो उसमें क्या हम करते हैं, बॉडी फैट परसेंट एक टेस्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं, एक मेल के लिए बॉडी फैट परसेंट होती है 3 to 15% एंड फीमेल के लिए वो होती है 8 to 20%। ये आइडियल बॉडी फैट परसेंट होता है कि इसके बीच में आपका बॉडी फैट होना चाहिए। तो सबसे जो बेहतर तरीका है मोटापा नापने का वो है बॉडी फैट परसेंट, बजाय और बहुत सारे टेस्ट होते थे पहले। आपने सुना होगा बीएमआई के बारे में, हाइट वेट रेशियो के बारे में। ये अभी बहुत आउटडेटेड टेस्ट हो चुके हैं, ये 1970s के टेस्ट है। अच्छा। इनमें अपडेशन नहीं हुआ है, इस वजह से ये टेस्ट अभी भी चल रहे हैं। ज़्यादा बेहतर है सबसे पहले आप बॉडी फैट परसेंट चेक करें, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम मोटे हैं या नहीं है। अब सेकंड बात आती है कि ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि हम मोटे हैं, हमको समस्या हो रही है मोटापे की वजह से, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो यदि आप देखेंगे, हम लोगों ने अनाज खाना सबसे ज़्यादा किया है आफ्टर 1970s। हरित क्रांति हुई, उसके बाद अनाज का कंजम्पशन बढ़ने लगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत एक गरीब राष्ट्र था, उसको हमारे को खाद्यान्न की पूर्ति करवानी थी। हम लोगों ने क्या करा, हमने देखा कि सस्ते से सस्ता ऐसा खाना जो पूर्ति करवा सके, आसान हो, हर कोई अफोर्ड कर सके, वो हम कंट्री को देते हैं। अब अगर आप सबसे सस्ता खाना देखेंगे, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज। अगर मैं बात करूं प्रोटीन के लिए, प्रोटीन
कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, सो उसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो बहुत बेसिक चीज़ है। असली चीज़ है कि हम ऑब्जर्व करते हैं इनमें हो क्या रहा है। अगर आप प्रोटीन देखेंगे तो एक एग की जो ट्रे होती है वो लगभग 200 रुपीज़ की आती है। अगर आप बात करें चिकन है, मटन है, फिश है, पनीर है, आलमंड्स हैं, ये सब महंगे हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे अनाज जो है वो सबसे सस्ता है। गेहूँ है, चावल है, 10-20 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी राशन की दुकान से मिल रहा है तो आई थिंक वो 2, 3, 4, 5 रुपए होगा। सो इस अफोर्डेबिलिटी की वजह से हम लोगों ने इसको डेली डाइट में ऐड किया। सो ये समस्या एकदम से नहीं आई है, ये समस्या चल रही है 50-100 सालों से। सो आज अगर हम देखें तो हमारी डाइट में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से अनाज है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कैसे। अगर मैं सुबह नाश्ता कर रहा हूँ तो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं उसमें खाऊंगा पोहा, उपमा, दलिया, पराठा। बिल्कुल बेसिक ये है। और एक थोड़ा सा कूल लगने के लिए चौकोस भी मैं डाल सकता हूँ दूध में। सो अगर आप देखेंगे ये सभी अनाज से ही तो निर्मित है। पोहा किससे बना? चावल। बिल्कुल। चावल क्या है? ग्रेन इज अ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट्स इट। आप कुछ भी उठा के देखिए तो क्या हो रहा है, सुबह सुबह आपने कार्बोहाइड्रेट से युक्त नाश्ता किया, उसमें कोई खास प्रोटीन नहीं था, कोई फैट नहीं था। अगर आपने 1 गिलास दूध लिया तो मुश्किल से आपको 4-5 ग्राम प्रोटीन मिला, दैट्स इट। सेकंड मील अगर आपका होगा तो आप क्या करेंगे? अगर मैं बच्चों की बात करूं स्पेशली, तो आप टिफिन में उनको पराठे दे देंगे दोबारा से। घर में कोई सब्जी बनी है, आलू की सब्जी बनी है, कोई ग्रीन वेजिटेबल है, वो आपने उसके साथ दे दी और थोड़ा सा अचार रख दिया। हम लोग भी यही खाते आए हैं जब हम लोग हमारे स्कूल में पढ़ते थे। सो वहाँ पर क्या हुआ, दोबारा से आपने अनाज दे दिया, प्रोटीन और फैट दोबारा से डाइट में नहीं है। अब जब वो घर आएगा तो वो पूरे दिन थक चुका है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। अब आप बच्चे को क्या देंगे? आप उसको देंगे बिस्किट या नमकीन। अब बिस्किट नमकीन तो हमारे ज़माने में देते थे, अभी मैं बात करूँ तो वो मांगेगा चिप्स, कुरकुरे, मैगी, बाहर का कुछ, पास्ता, पिज़्ज़ा। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं पढ़कर आया हूँ, अभी तो मेरा हक बनता है कुछ चटपटी चीज़ खाने का। हालांकि मुझे इससे याद आ रहा है कि हमारी मम्मियाँ भी ये गिनती थी कि मेरा बेटा कितनी रोटी खाता है। जबकि मुझे अब आपसे बात करने के बाद लग रहा है कि कितनी रोटी खाता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अब मुझे लगता है उसके फायदे से ज़्यादा नुकसान है कि अगर ज़्यादा रोटी खा रहे हैं तो सब्जी कितनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोटी कितना खा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो थर्ड, अगर आपने मील देखा तो कुछ ना कुछ जंक खाया। अब आ जाएगी रात की बारी। तो रात में दोबारा से क्या होगा? वही कोई ना कोई सब्जी बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा दाल होगी, फिर वही रोटी। अब उसमें भी हम क्या कोशिश करते हैं बच्चे के लिए स्पेशली, कि अगर दाल उसने कटोरी में छोड़ी, 1 रोटी और ले ले, लेकिन इस दाल को कंप्लीट कर। उस सब्जी को ख़त्म करने के लिए 2 रोटी और खानी पड़े, तो वो ऑलरेडी 2 खा रहा है, आपने 2 और फोर्स की, सिर्फ किस लिए? कि वो सब्जी को ख़त्म कर सके। तो अगर आप पूरे दिन के अंदर इस मील को देखेंगे, आपको पता लगेगा डाइट में सिर्फ अनाज आया है, प्रोटीन बहुत कम मात्रा में, दालों में से कुछ 3-4 ग्राम प्रोटीन आ गया, दूध में से 3-4 ग्राम प्रोटीन आ गया, तो मुश्किल से 15 से 20 ग्राम से ऊपर प्रोटीन नहीं आता। अब होता क्या है, जब बच्चा बढ़ रहा है, उसके टिश्यू बिल्डअप हो रहे हैं, उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है प्रोटीन की। सो वहाँ पर प्रोटीन तो हो गया कम, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया ज़्यादा और फैट भी हो गया कम। सो ये ट्रेडिशनल जो डाइट है, ट्रेडिशनल भी नहीं बोलूँगा, जो 50-100 साल से चल रही है, ये हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट है। और जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो जिस तरह से हमें पता है तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, एज इट इज़ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आप मोटे होते हो। तो नंबर 1 जो एनिमी है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी डाइट बैलेंस नहीं है। आपको और मुझे बहुत अच्छे से याद होगा, आई थिंक 6th-7th क्लास में वो एक थाली आती थी पौष्टिक आहार वाली, जिसमें होता था कि थोड़ी मछली भी है, थोड़ा दूध भी है, रोटी भी है, सारी चीज़। हम तो उसको भी भूल चुके हैं सर। सही बात है, बिल्कुल। हम तो उस पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं। सो सबसे मेन चीज़ है कि फूड पिरामिड था, उसके नीचे अलग फूड आइटम्स थे, ऊपर और वो सभी पेरेंट्स ने भी पढ़े हैं। और अगर इस वीडियो को 8th क्लास में 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं तो उन्होंने तो ताज़ा पढ़ाई है, लेकिन जब हम देखें तो हम उसको अप्लाई नहीं करते। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि जितना बताया गया उन बुक्स में हम उतना भी नहीं खा रहे हैं। सो डाइट में ना प्रोटीन है ना फैट है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है। अब अगर मैं टेक्निकली बात करूं
बहुत जल्दी बता देता हूँ मैं इसके बारे में। टेक्निकली कार्बोहाइड्रेट्स अनाज 3 जगह पर जाकर स्टोर होता है। नंबर 1 इज मसल ग्लाइकोजन, आपकी मसल्स में। सो एक अडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली ये, तो बच्चों में तो और भी कम होगा। एक अडल्ट की मसल्स 450 to 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब कर सकती है डेली। देन सेकंड जो आता है वो है लीवर, वहाँ पर आएगा 80 to 100 ग्राम्स, और 5 ग्राम्स तक होता है ब्लड शुगर के अंदर। अब मान लीजिए ये ऑलरेडी ग्लास है, मैंने इसको पहले ही कार्बोहाइड्रेट से भर दिया, तो अब क्या होगा, अब जब मैं अनाज खाऊंगा तो ये स्पिल ओवर होने लगेगा, और ये स्पिल ओवर होके ही एडिपोज टिश्यू में बदल जाएगा और मोटापा वहाँ पर बढ़ने लगेगा। अरे तो मुझे लगता है दर्शक इस डिस्कशन से ये समझ रहे होंगे कि क्यों एक प्रोफेशनल डाइटिशियन की अपन सबको ज़रूरत होती है। आपके परिवार में कोई अत्यधिक मोटा है, कोई परिवार में बच्चा अत्यधिक पतला है जो बढ़ नहीं रहा है अपनी उम्र के हिसाब से, तो क्यों अपन को एक प्रोफेशनल डाइटिशियन को पकड़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो डाइट के आगे कुशवेंद्र जी मैं चलना चाहूँगा। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि एक्टिविटी बच्चा नहीं कर रहा है तो मोटा है, तो आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें कि आपको ऐसा क्या लगता है कि बच्चों के, देखिए डाइट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फूड इज़ योर मेडिसिन, पर मैं अब एक सेकेंडरी टॉपिक पे जाना चाहूँगा जिससे पेरेंट्स को लगता है कि एक्टिविटी और मोटापे में क्या रिलेशन है, बच्चा मेरा कितना खेलेगा कूदेगा और उसमें कितना मोटापे पे फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालें। सो एक्टिविटी और मोटापे के बीच में जो रिलेशन है वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने एक बात का जिक्र किया कि क्यों एक डाइटिशियन इतना ज़रूरी है। अब अगर आप देखेंगे तो जो थोड़ी रिच फैमिलीज़ होती हैं उनका एक पर्सनल डॉक्टर होता है कि ये तो हमारे घर का डॉक्टर है, और कुछ भी होता है तो हम उनको दिखा लेते हैं, या तो वो आ जाते हैं या हम चले जाते हैं। अब आप समझिए कि जब आपको खांसी जुकाम केवल होने वाली है तब तो आपने एक फैमिली डॉक्टर रख रखा है, और सुबह से शाम तक जो आप खा रहे हैं तो आपके पास एक डाइटिशियन नहीं है। सही बात। सो ये दुर्भाग्य की बात है। अगर आपका फूड ठीक होता, अगर आपके पास एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होता जो आपकी एक्सरसाइज ठीक से करवा देता, तो आपको डॉक्टर की जल्दी से ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो डॉक्टर्स खुद परेशान हैं कि इतने फ्रीक्वेंटली आप बीमार क्यों हो रहे हो। वो भी नहीं चाहते कि आप इतनी जल्दी बीमार हो, क्योंकि फैमिली डॉक्टर का भी कर्तव्य ये बनता है कि वो आपको फिट रखे। बिल्कुल। सो बहुत लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर्स को तो चाहिए कि मरीज आए। अरे नहीं, वो भी परेशान हो चुका है सेम मरीज को देखते देखते। इसी बात पे मैं क्योंकि एक सिर्फ बच्चों का डेंटिस्ट हूँ, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा सांस कैसे ले रहा है, मुंह खोल के सो रहा है, खराटे ले रहा है नहीं ले रहा है, उसकी जीभ कैसी है। तो इसी चलते मेरे पास बहुत सारे पेरेंट ये शेयर करते हैं कि उसको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है। बार बार सर्दी जुकाम वाले बच्चों को बार बार डॉक्टर के पास तो ले जाते हैं। मैं बोलता हूँ आपने इसकी डाइट में क्या चेंज करने की कोशिश करी, बिकॉज आई एम श्योर कि बच्चा जो खा रहा है उससे उसकी इम्यूनिटी डायरेक्ट रिलेटेड है, उसके फूड आइटम में कितने एलर्जिक फूड आइटम्स हैं वो डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो क्या आपने एक प्रोफेशनल डाइटिशियन से एक प्रोफेशनल डाइट प्लान बनाने की कोशिश करी है? नहीं करी है तो आप डॉक्टरों से ही दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट जिनसे सांस लेना आसान हो जाता है वो सब लेते रहेंगे। आई थिंक आप मेरे से इस बात में एग्री करेंगे। सर मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ आपसे इस बात पे। आपने इम्यूनिटी के लिए बोला तो मैं जल्दी से एक बार बताता हूँ। इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर होते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जो इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। अब जब डाइट में प्रोटीन ही नहीं है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स ही नहीं बनेगा तो इम्यूनिटी आएगी कहाँ से? अरे क्योंकि बच्चा वो रोटियां गिन रहा है ना मम्मी गिन रही है कि रोटियां कितना खा रहा है मम्मी बच्चा, गिन रही है रोटी कितने खा रहा है, और बच्चा देख रहा है कि मैं लेज कब खाऊंगा, कुरकुरे कब खाऊंगा, बाहर कब जाएंगे, आइसक्रीम कब खाएंगे। सही बात है। सो ये सारी चीज़ों की वजह से ये सब बढ़ता जा रहा है, मोटापा और ये सारी चीज़। अब मैं बात करता हूँ एक्टिविटी और मोटापे का क्या संबंध है। एज अ पेरेंट हमको लगता है कि हमारा बच्चा खेलता नहीं है इसलिए मोटा हो रहा है। ये तो सारे दिन घर में वीडियो गेम खेलता है, ये बाहर जाता ही नहीं है, इसको बाहर खेलना पसंद ही नहीं है। एक जोक था कि बच्चे को बोला गया कि बाहर जाके खेलो, तो उसने खिड़की के बाहर वीडियो गेम रख लिया और वहाँ से खेल रहा है खुली हवा में खेल रहा है। खुली हवा में खेल रहा है। सो अब इसको हम समझते हैं कि साइंटिफिकली ऐसा हो क्यों रहा है। इसके अंदर बच्चे की भी गलती नहीं है और पेरेंट की भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट साइंस। अब साइंस को समझते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रिशन पार्शनिंग।
जिसमें क्या होता है, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं, मैंने आपको बताया 3 जगह पर स्टोर होता है। इसके बाद जब ये एडिपोज टिश्यू में बदल जाता है, फैट में बदल जाता है, उसके बाद ये एनर्जी लॉक हो जाती है। अब 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होती है, सो वो पावर हाउस है एनर्जी का। लेकिन जब तक उसकी डाइट में बाहर से कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी आती रहेगी 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ फैट 9 किलो कैलोरी। जब तक ये आती रहेगी तब तक जो स्टोर्ड फैट की एनर्जी है वो कभी बाहर अनलॉक ही नहीं हो पाएगी। सो न्यूट्रिशन पार्शनिंग हो गई, बच्चा मोटा हो गया। अब जब उसमें एनर्जी ही नहीं है, वो 9 किलो कैलोरी का तो इस्तेमाल कर नहीं रहा है और बाहर से उसको 4 किलो कैलोरी मिल जाती है, बड़ी कौन सी है, 9 किलो कैलोरी। सो उसके अंदर एनर्जी आएगी कहाँ से? अब जब उसमें एनर्जी ही नहीं है तो वो चिड़चिड़ा हो रहा है, वो कह रहा है मुझे नहीं खेलना बाहर, मेरा मन ही नहीं लगता। उसको कोई शौक नहीं है कि वो बैठ के खेले। बहुत से बच्चों को लगता है, जैसे मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं, जब हमको फुटबॉल ग्राउंड में भेज देते थे टीचर, तो हमको लगता था यार 3-3 4-4 पीरियड तक खेले, लेकिन खेला ही नहीं जाता था। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये विशियस साइकिल एक दलदल है। बच्चा बाहर जाने की वजह से मोटा हो रहा है और मोटा होने की वजह से बाहर जाने की इच्छा नहीं कर रही है। Correct. तो ये और साइकिल चलती रहेगी और वो दलदल में धंसता रहेगा। वो जब तक बाहर जाता रहेगा, जब तक पिज़्ज़ा पास्ता खाता रहेगा, जब तक बाहर का खाना अंदर आता रहेगा, जंक फूड, एंड साथ में घर का खाना भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होगा, तब तक न्यूट्रिशन पार्शनिंग चलती रहेगी, एनर्जी लॉक रहेगी, वो कभी भी बाहर नहीं आएगी और इसी तरह से उसको लो इन एनर्जी लगेगा और वो कभी भी ना खेलना चाहेगा और साथ में हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। तो मैं एक बच्चों का डेंटिस्ट हूँ और मेरी लड़ाई डाइट से है। मेरे चैनल पे वीडियोस भी हैं। लोग पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि टूथपेस्ट कौन सा दें। अरे मैं बोलता हूँ आपने डाइट में चेंज लाइए। 200 साल पहले कोई टूथपेस्ट यूज़ नहीं कर रहा था, कोई टूथब्रश यूज़ नहीं कर रहा था, पर 200 साल वाली डाइट की तो बात करिए कि 200 साल पहले मुझे पेरेंट्स पूछते हैं क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। मैं उनको एक सिंपल सा नियम बताता हूँ। आप ये सोच लो कि बच्चा 100 साल पहले पैदा होता तो ये खा रहा होता क्या? आपको मुझे लगता है वो सारी इसका दादा जब 4 साल के थे तब वो पोता 4 साल का, और उसमें क्या ही डाइट में फ़र्क है। आपको शायद आंसर्स मिलने लग जाएंगे कि क्या हेल्दी होता है क्या अनहेल्दी होता है। सर वैसे मैं, अगर आप लास्ट में पूछेंगे तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, लेकिन एक जो सबसे बड़ा टिप एंड ट्रिक जो ऑलरेडी आपने दे दिया उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। आज से 100 साल पहले जो फूड एग्जिस्ट नहीं करता था, आप उसका सेवन बिल्कुल मत करिए, चाहे वो बच्चे के लिए हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके कोई रिश्तेदार हो। जो भी ह्यूमन इस वीडियो को देख रहा है, 100 साल पहले जो फूड नहीं था उसको प्लीज़ मत खाइए। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कर दी गई है उसके ऊपर, आई कैंडी बना दिया गया है। आपको देखकर आपके ब्रेन को भूख लगती है, आप भरे पेट पे भी खाते हो। इतना तगड़ा पीयर प्रेशर है। अगर एक बच्चा कोई क्रीम बिस्किट नहीं खा रहा है तो उसके आसपास के सारे बच्चे क्रीम बिस्किट खा रहे हैं, तो उसको पीयर प्रेशर हो जाता है कि ये क्रीम बिस्किट मेरे पापा क्या अफोर्ड नहीं कर सकते क्या? तो उसके लिए भी वो पीयर एक रिवॉर्ड हो जाता है कि मेरे को भी यही क्रीम बिस्किट चाहिए, यही चॉकलेट वाला क्रीम बिस्किट चाहिए। अब बहुत सारे दर्शक ये कहेंगे कि सर हम तो 5-10 साल से खिला रहे हैं, अब एकदम से उसकी हैबिट कैसे चेंज करें? बाहर जाता है, इतनी दुनिया में देखता है, ये है वो है, हम ये कैसे करें? तो ये तो इम्पॉसिबल है। पहली चीज़ है कि आप डाइट में थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिए, उसमें आपका जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपकी हेल्प कर देंगे आपको, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे। सेकंड चीज़ है, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रियल फूड, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन है, मटन है, जब बच्चा ये खाने लायक हो जाए ये डाइट में ऐड करना स्टार्ट कर दें। अगर एगिटेरियन है एग्स भी इंक्लूड कर दें। अगर वेजिटेरियन है तो ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट पर फोकस करें, क्योंकि वहीं से आपको प्रोटीन मिल सकता है। सो पनीर है, बाकी चीज़ें हैं। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, वे प्रोटीन सप्लीमेंट। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इतने छोटे बच्चे को दे सकते हैं क्या? आप जो कॉम्प्लान, बूस्ट, ये जितनी भी चीज़ें पिला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मूंगफली से बना हुआ प्रोडक्ट है। मूंगफली और चीनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मार्केटिंग के लिए उसमें प्रोटीन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन डब्बे के अंदर प्रोटीन कहीं नहीं है। तो इसलिए इन सप्लीमेंट से कहीं गुना बेहतर है वे प्रोटीन। एंड जब बच्चा मदर मिल्क पे पलता है, मदर मिल्क में वे प्रोटीन होता है। इसीलिए कहा जाता है जो बच्चे माँ के दूध पे पलते हैं वो बजाय दूसरे मिल्क के, पाउडर वाले मिल्क के या और किसी मिल्क के, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। सो बेहतर सप्लीमेंटेशन अगर ऐड करना है तो
रियल फूड, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, ये आपका न्यूट्रिशनिस्ट आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि जो फूड पहले एग्जिस्ट नहीं करता था वो ना खिलाएं। ना खिलाएं का मतलब है अगर अभी आप खिला रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को कट कर दें। अगर वो 7 दिन हो रहा था तो अभी वो 4 दिन हो एटलीस्ट। अच्छा, तो वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसको ख़त्म करते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स को किस एज में एडवाइस करेंगे कि आप इस एज से अपने बच्चे को एक न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह के अंदर डाइट प्लान चालू करें? किस उम्र में आपको लगता है कि एक बच्चे का डाइट प्लान एक डाइटिशियन के थ्रू स्टार्ट हो जाना चाहिए? देखिए सर, एक जो डाइट प्लान होता है ना, वो ऐसे लगता है, डाइट जो वर्ड है वो मैं एक्चुअली पसंद नहीं करता हूँ। वो ऐसा लगता है कोई वैद्य जी का कोई इलाज है और 2 महीना 3 महीने का एक प्लान होगा, उसको ले लेंगे फिर उसको छोड़ देंगे एंड वी आर डन फॉर द डे। ऐसा नहीं होता। आपको फूड के लिए एजुकेट होना चाहिए कि हमें क्या खाना है। सबसे पहले फूड सोर्सेज की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कहाँ से प्रोटीन आएगा, विटामिन, मिनरल, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड, कब खाना है, कितने अमाउंट में खाना है, कैसे खाना है, ये बेसिक नॉलेज पेरेंट्स को होनी चाहिए। उनको न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके खुद को इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर उसको अप्लाई करना चाहिए घर में, बजाय कि एक लेकर गए, एक प्लान बनवा लिया, ले आए एंड वी आर डन। वो ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करेगा जब तक आप एजुकेटेड नहीं है। एंड सेकंड चीज़, बच्चा हमेशा वो करता है जो उसके बड़े करते हैं, वो उनका अनुसरण करता है। अब आप तो खा रहे हैं पिज़्ज़ा और वो चल रहा है प्लान पे। वही बात है, मैं पेरेंट्स चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं और वो डेंटल अपॉइंटमेंट के बाद सोचते हैं कि बच्चा अब बिस्किट नहीं मांगेगा। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि आपको बिस्किट अपने चाय के साथ छोड़ना पड़ेगा। सो यू हैव टू सेट द एग्जांपल। आपको लीड करना पड़ेगा एज अ पेरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लीड करेंगे, घर के अंदर माहौल ही वैसा होगा। अभी मैं बताऊँ तो आपको, कोविड के बाद से फैमिली का पूरा प्लान न्यूट्रिशन का, ये एक ट्रेंड आ गया है। आज से पहले ये नहीं था। आज से लोग इंडिविजुअल प्लान लेते थे कि बस हमारा प्लान बना दो, दैट्स इट। अभी लोग कहते हैं कि हमारे घर में 5 लोग हैं, सबका प्लान बना दो। उसमें मैंने एक अच्छी चीज़ क्या देखी है, घर में एक माहौल बन जाता है, बाहर की चीज़ें नहीं आती, सबके लिए सेम खाना बनता है, सब एजुकेटेड हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो आई थिंक आपकी एडवाइस ये है कि एक बच्चे के अलग से प्लान लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे परिवार का प्लान लिया जाए, पूरे परिवार के लिए कंसल्ट किया जाए। और कंसल्टेशन में भी आप इस पे ध्यान ना दें कि हमको प्लान कितनी देर में मिलेगा। आप ध्यान दें हमको हमारा न्यूट्रिशनिस्ट एजुकेट कर रहा है या नहीं, दैट्स इट। तो क्या ये चीज़ें आपके, अगर किसी हमारे व्यूअर्स को आपसे कंसल्ट करना हो तो क्या ये चीज़ें ऑनलाइन पे उपलब्ध हैं या फिजिकली मिलना ज़रूरी है? सर बिल्कुल उपलब्ध है। ऑनलाइन पूरा जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन ही हो जाता है। जैसे एग्जांपल दूं, अगर हमें कोई ब्लड रिपोर्ट करवानी पड़ती है तो हम वो ऑनलाइन करवा लेते हैं, रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद कंसल्टेशन जो है, जो काउंसलिंग सेशन है, वो ऑनलाइन जूम कॉल पे हो जाता है। देन प्लान जूम कॉल पे चला जाता है और जितनी भी चीज़ें स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास पूरा डेटा आता रहता है। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो कुशवेंद्र जी की 3 टिप्स से ख़त्म करें, मैं कुशवेंद्र जी की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। आप चाहें तो इनको ऊपर दिए हुए ईमेल आईडी पे या फिर नीचे दिए कमेंट सेक्शन पे संपर्क करके हम दोनों कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल हैं उनका हम जवाब दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुशवेंद्र जी से कि ये चैनल पे इस वीडियो को फॉलो करते रहें। तो वीडियो को एंड करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के एंड में हमारे बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावकों को ऐसी कोई 3 टिप्स दें जो इस वीडियो में उनको समझ में आए और हमारा भारत का भविष्य, हमारे देश के भविष्य जो बच्चे हैं वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। सबसे पहली टिप की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि 100 साल पहले जो फूड नहीं था एग्जिस्टेंस में, आप उसका सेवन ना करें। जितना ज़्यादा हो सके उससे दूर रहें। रियल फूड पर फोकस करें। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप अपना खाना खाएं, अपनी थाली सजाएं, हमेशा देखें कि उसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो ही हो, तभी जाके वो बैलेंस मील कहलाएगा। 3rd, अगर मैं बात करूं, किसी भी एक्टिविटी के अंदर अपने बच्चे को डाल दीजिए। स्विमिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, एनीथिंग। इसी के साथ साथ जल्दी से करेक्ट कर लीजिए उसका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पार्शनिंग होना बंद हो जाएगा, उसके पास एनर्जी आ जाएगी। अब वो उस एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएगा अपनी एक्टिविटी के लिए। सो ये 3 बेसिक टिप है। दैट्स इट। आई थिंक दे आर मोर देन इनफ।
फाइनली मैं इस वीडियो को एक बच्चों का डेंटिस्ट होने के नाते एंड करना चाहूँगा। अगर आप कुशवेंद्र जी जैसे कुशल लोगों से बच्चे की छोटी उम्र में, इनफैक्ट पेरेंट्स जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसी एज से अगर आप कांटेक्ट करने लग जाएंगे तो कुशवेंद्र जी मुझे लगता है हमारे बच्चों के डेंटिस्ट का धंधा तो चौपट हो जाएगा, बिकॉज बच्चों को कैविटीज़ होंगी ही नहीं। देखिए सर, एक अच्छे डेंटिस्ट के नाते मैं जितना आपको समझ पाया हूँ अभी तक, जितना इस इंटरव्यू में मैं आपको समझ पाया हूँ, आप भी नहीं चाहते कि अननेसेसरी बच्चे आपके पास आते रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी ये सोचते हैं कि बच्चा पहले ही ठीक रहे, मेरे पास ना आए, उसकी स्लीप बेहतर हो जाए, वो खर्राटे ना ले। आप तो सर बहुत ही गहराई से इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल। सो आई डोंट थिंक सो सर कि आप इसलिए हैं कि आपके पास बच्चे आते रहें। आप इसलिए हैं कि अवेयरनेस फैलाएं और पेरेंट्स को बताएं कि ये घर में ही ठीक रहेंगे, इनको वहीं रखें। बिल्कुल फ्रैंक चीज़ जो असली बात यह है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पास बीमार लोग आए। लोग प्रिवेंटिव चेकअप्स के लिए आए, उसी से काम होता रहे। मेरे पास कोई बच्चा, पेरेंट्स जब आते हैं कि देख लो सर इसके दांत में कोई गड़बड़ है क्या, इस स्टेज पे आते हैं और मैं देखता हूँ कि बच्चे के दांत एकदम परफेक्ट हैं, तो वो बच्चा मेरा पूरा दिन बना देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पास सीरियस मरीज आए, इवन मेडिकल डॉक्टर भी नहीं चाहते कि आईसीयू भरा रहे। तो और आप इन सब बाकी डॉक्टरों के चक्रों से अगर बचना चाहते हैं तो मेरी एक ही टिप है, अपनी डाइट आप जो खा रहे हैं, जो मुंह में ले रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान दीजिए। और जयपुर में या फिर ऑनलाइन तरीके से हमारे पास कुशवेंद्र जी जैसे एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो आप जिनसे लाइफ कोच हैं, जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, कांटेक्ट में रह सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो हमारे भारत के भविष्य को तंदुरुस्त बनाने में हेल्प करेगा। कुशवेंद्र जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आपकी डिटेल्स इस वीडियो के एंड में छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ जो भी हमारे श्रोता हैं उनको आप स्पेशल कंसिडरेशन इस वीडियो के माध्यम से दीजिएगा। नमस्कार।